This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes once again. Today is Wednesday, it's 4th of August, and it's around 11:30 a.m. UK time. So we're just going to start. Our contact number is +917696734256. And today we have the letter in our hands. Let's see if we can acknowledge the institute who has created this sample paper. We don't have the name, so thankful to anybody who has created this question paper. We are here to create the best answer possible for a question paper. So that is what Dr. BKM Institutes is all about. So you are the charge nurse at the hospital where Mrs. Goldstein was admitted 3 days ago for the treatment of a dislocated elbow. So she came to our hospital 3 days ago with a dislocated elbow. All right, that's perfect. Using the information in the case notes, write a discharge letter to the supervisor at Eventide Residential Aged Care. Whenever there is any word like Eventide Residential Aged Care, तो इसमें दो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, एक तो रेजिडेंशियल और दूसरा है एज्ड. तो इससे मुझे ये पता लग गया माई पेशेंट शुड बी एज्ड, मेरा पेशेंट जो होगा वो एज्ड होगा. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आई गोट. सेकंड, जब उसने रेजिडेंस कहा ना, यानी इसका मतलब पेशेंट का रेजिडेंस भी वही है, क्योंकि अगर मैं किसी रेजिडेंशियल एज्ड केयर को लिख रहा हूँ तो इसका मतलब वो पेशेंट एज्ड भी है और उसी के पास रहता भी है. रेजिडेंशियल का मतलब ये हुआ ना, वो उसके पास रहता है. सो दैट मीन्स द पेशेंट स्टेज विद दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कंफर्मेशन कहाँ से होएगी, मुझे इस पेशेंट का एड्रेस पता लग जाए, मुझे कंफर्मेशन हो जाएगी. सो व्हेन आई गो बैक ऑन द फर्स्ट पेज, मतलब व्हेन आई सी द फर्स्ट पेज, सोशल बैकग्राउंड फुल टाइम केयर एट एवनडाइट रेजिडेंशियल एज्ड केयर, यानी कि ये यहीं पे रहती है विक्टोरिया में. रेपोलिनिया इज द प्लेस. यहाँ पे भी अगर मैं पूरा एड्रेस पढ़ूं तो रेपोलिनिया इज द प्लेस. दैट मीन्स पेशेंट व्हेन एडमिटेड टू अस केम फ्रॉम द सेम रेजिडेंशियल एज्ड केयर होम. मतलब वो जहां से आई है वहीं पे वापस जा रही है और हम उनको लेटर लिख रहे हैं. तो बेसिकली मुझे ये समझ आ जाता है, यहीं से हमें एक लेटर को क्रिएट करना होता है. देखा मैं, अब देखो, दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट सबकॉन्शियस माइंड, कि आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा कि ये लेटर के वर्ड्स ज्यादा हैं. तो मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्ट करने से पहले, दीज वर्ड्स आर लिटिल मोर. मतलब इस लेटर को अगर मैं सारा डाटा इंक्लूड करता हूँ तो 250 वर्ड्स बनते हैं. बट इन ओईटी वी आर अलाउड टू राइट ओनली 190 to 200 वर्ड्स. तो हमें ये ध्यान, वैसे तो 180 कहते हैं बट आई से 120 to 200 वर्ड्स. तो ये तो मैं समझ जाता हूँ. आई सो द लेटर एंड इमीडिएटली आई गोट टू नो कि मुझे आज वर्ड काउंट्स को कम करना पड़ेगा. तो जैसे ही मैंने फिजिकल एड्रेस देखा, फिजिकल एड्रेस देखते ही मुझे पता लग गया कि पेशेंट सेम रेजिडेंशियल होम से आ रहा है और वापस उसी रेजिडेंशियल होम में जा रहा है. मतलब जहां से आ रहा है वहीं पे जा रहा है. इसका मतलब क्या है कि रेजिडेंशियल होम जहां से वो आ रहा है, यानी उसको वहां के सोशल हिस्ट्री का भी पता होगा पेशेंट का, क्योंकि पेशेंट उन्हीं के पास रहता है. तो रेजिडेंशियल होम को सोशल हिस्ट्री का भी पता होगा, मेडिकल हिस्ट्री का भी पता होगा, और ये भी पता होगा कि पेशेंट एडमिट क्यों हुआ था. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनको ये तक भी पता होगा पेशेंट एडमिट क्यों हुआ था. यानी जब पेशेंट की एल्बो डिसलोकेट हुई है तो वो एल्बो डिसलोकेशन भी वहीं पे हुआ होगा, पेशेंट के वहीं के पास ही. सो अगर मैं लिखूं इसको, सो आई एम राइटिंग दिस लेटर. इफ आई हैव टू राइट दिस लेटर, तो अगेन पंचेस ऑफ दिस पर्टिकुलर लेटर जो हमने बार बार डिस्कस किए हैं. सो आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग, तो हम इसको पेशेंट तो कह नहीं सकते क्योंकि वो वहां पे रहती है. रिगार्डिंग वन ऑफ योर रेजिडेंट्स, तो जो दिया है वर्ड उसी को यूज करो, डोंट गो हेवायर. सो रिगार्डिंग वन ऑफ योर रेजिडेंट्स, जो भी उसका नाम है, मिसिस गोल्डस्टीन, अभी के लिए मुझे पता नहीं क्या नाम है तो मैं उसको भी लिख देता हूँ, मिसिस गोल्डस्टीन. तो हम इस पेशेंट के लिए लेटर लिख रहे हैं. हु वाज एडमिटेड, जी शुड ऑलवेज बी कैपिटल, डोंट लेट योर मार्क्स गेट डिडक्टेड फॉर दिस थिंग. So I'm writing this letter regarding one of your resident, Mrs. Goldstein, who was admitted. जब भी 3 days बैक, जो भी वहां पे दिया है, सॉरी मैंने अभी तक लेटर पढ़ा नहीं है, बस मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ आपको. एडमिटेड 3 days बैक ड्यू टू डिसलोकेटेड एल्बो. वैसे शायद कहीं पे दिया हुआ था वो 3 दिन के लिए रही है, तो मैंने इसीलिए 3 days लिया, ड्यू टू डिसलोकेटेड एल्बो. So I'm writing this letter regarding one of your resident, Mrs. Goldstein, who was admitted 3 days back due to dislocated elbow. Now, after treatment, her condition is better. उसकी कंडीशन बेटर हो गया. तो अब बेटर हो गया तो पेशेंट वापस घर जाएगा. सो शी इज बीइंग ट्रांसफर्ड बैक टू योर रेजिडेंशियल एज्ड केयर होम. तो यहाँ पे उसको स्पेसिफाई कर दो दैट हम इस पेशेंट को वापस आपके पास भेज रहे हैं. सो मेक इट सिंपल. देखो, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट. राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग वन ऑफ योर रेजिडेंट हु वाज एडमिटेड ड्यू टू डिसलोकेटेड एल्बो.
Now after treatment, her condition is better, so she is being transferred back to your residential aged care home. And you are requested to provide her follow-up care for her speedy recovery. Make it as easy as you can. That is what I am telling you again and again. OET is an easy test. Don't make it difficult. So this is the best thing you can do. I'm writing this letter regarding one of your regarding one of your clients. So you can also say this letter is being written. That is not a problem. If you want to write this thing, that is not a problem. So if few people are writing this thing, don't get confused. So this is also right. So this letter is being written regarding one of your residents, comma, Mrs. Goldstein, comma. सो ये ब्रैकेट्स का काम करता है. तो कोमा में ब्रैकेट दोनों तरफ कोमा डालने का मतलब ब्रैकेट्स, यानी हमने ब्रैकेट्स में ये कह दिया कि हम इस पेशेंट के रिगार्डिंग लेटर लिख रहे हैं. So this letter is being written regarding one of your residents who was admitted 3 days back due to dislocated elbow. Now after treatment, her condition is better, shows she is being transferred back to your residential aged care home, and you are requested to provide her follow-up care for her speedy recovery. So this speaks everything about the letter. So the format becomes very simple. कहीं पे भी ये नहीं लिखना कि she needs follow-up care इसलिए आपके पास भेजे हैं. कभी भी ऐसा नहीं लिखना होता है ऐसे लेटर में. Don't ever write in these kind of letters that she needs follow-up care, so she is being referred to you. 90% of the letters हम normally यही लिखते हैं, she needs follow-up care, so she is being referred to you. But this is not the same letter, क्योंकि अगर उसे follow-up care नहीं भी चाहिए होती तो भी वो अपने घर वापस जाती, यानी कि रेजिडेंशियल एज्ड केयर में. तो कभी भी ऐसा मत लिखो उसको फॉलोअप केयर चाहिए इसलिए आपके पास भेज रहे हैं. अगर उसे फॉलोअप केयर नहीं भी चाहिए होती तो भी तो वो अपने घर ही वापस जाती. सो नेवर मेंशन दिस थिंग. ऑलवेज से दैट आफ्टर ट्रीटमेंट हर कंडीशन इज बेटर, सो शी इज बीइंग ट्रांसफर्ड बैक, कि वो ठीक हो गई है इसलिए आपके पास वापस भेज रहे हैं, क्योंकि वो अपने घर जाएगी. अब ठीक हो गई है तो अपने घर ही जाएगी. तो मैंने इस लाइन को कनेक्ट किया कि शी इज बेटर, सो शी इज बीइंग ट्रांसफर्ड बैक, and you are requested to provide the follow-up care after discharge. So I hope it is clear to everyone. And now we are jumping on to the second part of the letter. So the second part of the letter is, now we will read thoroughly the rest of the letter and we will get to know what is. Again, जब हमें ये पता लग जाता है हम लेटर किसको लिख रहे हैं, तो the second important thing that becomes is discharge plan. So the discharge plan is talking about spouse will collect the patient when discharged to transport back to Eventide. So basically इस लाइन को लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये कहना चाहिए कि her spouse will drop her back to your residential aged care home. So बिल्कुल her spouse will drop her back. Monitor healing of the elbow, monitor incontinence care. So आपको ये सब करना है. So at your place, please monitor the patient both for her elbow as well as for her incontinence care. Also, it is important to remember that there is a follow-up appointment with the physiotherapist, which will be at your place and is fixed on 28/11. या फिर एवेंटाइड दे रखा है तो एवेंटाइड कैन बी, यहाँ पे एवेंटाइड तो दे रखा है बट ऐसा नहीं कहा कि रेजिडेंशियल एवेंटाइड. सो बेसिकली दिस कैन बी अ सबर्ब. तो आपके एरिया में ही जो फिजियोथेरेपिस्ट है उसके साथ फॉलोअप अपॉइंटमेंट है 28 को. तो आज डेट क्या है? इफ डेट इज गिवन टुडे, सो टुडेज डेट इज 12th November डिस्चार्ज डेट. और कब है अपॉइंटमेंट? 28/11 को, यानी कि आफ्टर 16 days. So after 16 days, you need to take Mrs. Margaret to physiotherapist for the follow-up appointment. इस word को, the word that confuses us in OET, उसको use ही नहीं करना. So मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ so that you do not have problem. Appointment with physio has been fixed. पहले ही कर दी गई है हमारे द्वारा. Has been fixed. कल मैंने पैसिव वॉइस सिखाए थे हैज बीन के साथ थर्ड फॉर्म, यानी कि हमारे द्वारा कर दी गई है. हैज बीन फिक्स्ड. अगर आप ऑलरेडी वर्ड डाल दोगे तो और भी अच्छा लगेगा. सो अपॉइंटमेंट विद फिजियोथेरेपी हैज ऑलरेडी फिजियोथेरेपिस्ट. Appointment with physiotherapist has already been fixed on 28th November. ऐसे लिखना है 28th November at 2 PM. Okay, so appointment with physiotherapist has already been fixed on 28th at 2 PM. So it is important to take the patient for this appointment. क्योंकि सारा काम वही केयर वाले करते हैं. For this appointment. बस don't mention कि Eventide में है कहाँ पे. Any word that confuses you, that can be trouble, please do not use that word. I'm telling you again and again.
So now getting the rest of the patient. अब तो बिल्कुल लेटर हमारे लिए आसान हो गया. मैगी गॉडसन 60-year Alzheimer disease sufferer है, currently admitted to North Coldfield Private Hospital for a dislocated elbow after a fall at her aged care home. तो बेसिकली अपने aged care home से गिर गई थी. मार्गरेट गोस्टन 61-year-old है, मैरिड है, हस्बैंड सोलोमन है. 8th नवंबर, डिसलोकेटेड राइट एल्बो है, एडमिशन डायग्नोसिस अर्ली डिमेंशिया है जो प्रोग्रेस कर रहा है रैपिडली. सोशल बैकग्राउंड में बता दिया है कि वो वहां पे रहती है, तो ये उनको पहले से ही पता होगा. सो बेसिकली हमें तो एक ही चीज जाननी थी. शी वॉज एडमिटेड टू अवर हॉस्पिटल ड्यू टू डिसलोकेटेड एल्बो. इसके अलावा आपको पता है दैट शी इज अ केस ऑफ अर्ली डिमेंशिया विच इज प्रोग्रेसिंग. तो इस लाइन को हमेशा ऐसे लिखना चाहिए, वॉज एडमिटेड ड्यू टू dislocated elbow, dislocated right elbow. Don't mention anything else. ये social history में लिखने की जरूरत पड़ेगी early dementia है, which is otherwise अगर लिखना चाहते हो, and also you know that she had early dementia which is progressing rapidly. जहां पे जरा सा भी मुझे टेंस की प्रॉब्लम आ रही है, सो आई विल से एंड ऑल्सो यू नो शी हैज. आपको ये भी पता है कि उसको अर्ली डिमेंशिया है जो रैपिडली प्रोग्रेस कर रहा है. सो राइट इट दिस वे, मेक इट सिंपल फॉर योरसेल्फ एंड डोंट गेट कंफ्यूज्ड. कंप्यूटर प्रोग्रामर, चैंपियनशिप, गोल्फ, ऐसे वैसे, ओबेसिटी है, ये सब भी उनको पता है. सो यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, नथिंग. सो अगर आपको लिखना भी है तो आई ऑलवेज से दिस आई कंसीडर एज द सेकंड पंच ऑफ द लेटर. अगर बाय चांस कुछ लिखना भी पड़ता है सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री में, तो ऑलवेज राइट as you know that she is a known case of dementia. Always she is a known case of dementia. So during hospitalization, यानी कि जब वो हमारे पास थी, जो भी मेडिकेशन वाज गिवन या थेरेपी वाज गिवन, जो भी उसने दिया होगा, थेरेपी एंड मेडिकेशन वाज गिवन. तो इस लेटर के हिसाब से देख लेते हैं ये लाइन क्या बनेगी. सो मैं आपको इस लाइन को भी पहले ही बना के दिखा दूंगा कि कैसे लिखनी थी इस लाइन को, अगर यहाँ पे कुछ डिमेंशिया से रिलेटेड दिया होगा. नहीं तो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है. तो दिस इज द सेकंड पंच. मतलब फर्स्ट पंच इज दिस वन, वन ऑफ योर क्लाइंट्स, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है. फिर वॉज एडमिटेड 3 days, और दूसरा होता है रेफर्ड बैक, ट्रांसफर्ड बैक, ये वाला वर्ड, टू योर रेजिडेंशियल एज केयर होम. सेकंड पंच. थर्ड वन, एज यू नो दैट शी इज अ नॉन केस ऑफ डिमेंशिया, ऑफ के स्पेलिंग ठीक कर लेना. सो ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन थेरेपी एंड मेडिकेशन वर गिवन, तो ये भी ठीक कर लेना प्लीज. सो मैं ये दोनों वर्ड्स ऑफ एंड वर गिवन, सो वैसे होने चाहिए. अब इसको फिट करके देखते हैं हमारे लेटर में कैसे फिट होता है. सो लेट्स सी, अगर हमें इसकी जरूरत है तो ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन के मेन पैराग्राफ पे चलते हैं. तो यहाँ पे हमें बता दिया अल्जमेर है, ओबेसिटी है, ये सब उनको पहले से ही पता है. तो रेडी फॉर द डिस्चार्ज बैक इनटू फुल केयर, राइट एल्बो विद स्लिंग, हीलिंग स्लोली, स्किन इज इंटैक्ट, यूजेस व्हीलचेयर, ट्रांसफर सम असिस्टेंस. तो ये सब तो करंट कंडीशन है. सो नाउ हर करंट कंडीशन इज. सो यहाँ पे इस लेटर में बहुत अच्छा लेटर नहीं बना रखा, क्योंकि इसमें ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन दिया ही नहीं हुआ. तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते. हम ये कह सकते हैं बस इस सेकंड पैराग्राफ को मतलब सिर्फ ऐसे ही शुरू कर सकते हैं, नाउ आफ्टर ट्रीटमेंट. हमारे पास ऑप्शन नहीं है, नहीं तो नॉर्मल एक अच्छा लेटर होता तो उसमें ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन जरूर होता, पर इसमें दिया नहीं है तो हम कुछ कर नहीं सकते. नाउ आफ्टर ट्रीटमेंट हर राइट एल्बो हैज cuff with sling which is healing slowly and also the skin is intact. After treatment her right elbow has cuff with sling and which is healing slowly, and की जरूरत नहीं है, which is healing जो slowly heal कर रहा है, and her skin is intact. Also currently she is using the wheelchair and can move. ट्रांसफर वर्ड को यूज मत करो, अपने आप मूव कर सकती है. and can move with some assistance. She is fully continent with bowel and bladder, with bowel at the moment, but there is incontinence of the bladder. Still she is reluctant to wear disposable briefs, कि उसके ब्लैडर पे incontinence है, फिर भी वो disposable briefs नहीं पहनना चाहती है, reluctant है. Also she requires assistant with showers and incontinence care. अब वही कह रहा हूँ, अब हम फिर दोबारा भूल जाते हैं, फिर हम लिखते हैं so she is being transferred. तो इस वाले लेटर में जब लास्ट पैराग्राफ लिखो कभी भी so नहीं लिखना. Now it would be greatly appreciated as she is a resident of your, दोबारा रिमाइंड करवाओ. Now it would be greatly appreciated as she is resident of your nursing home, so you need to provide her the follow-up care. It will include monitoring of her healing elbow
and also to provide incontinence care done. Also बाकी मैंने बता दिया था. Follow up appointment with physiotherapist has already been fixed on 28, so kindly take the patient for that appointment. That's it. So ये लेटर काफी ज्यादा वर्ड्स नहीं जाएंगे. इस लेटर में एक चीज मिसिंग है ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, वो अच्छे से दिया नहीं हुआ, सो वी कांट हेल्प इट. बट अगर दिया होता तो हम उसको भी यूज करते, पर कुछ दिया नहीं है. सो इस लेटर को ऐसे लिखना पड़ेगा. सो अगर आपने अच्छा डाटा लिखा है तो अगर आपका 180 वर्ड्स या 170 वर्ड्स में पूरा हो गया तो कोई बात नहीं. सो दिस इज डॉक्टर भूपेश once again from Dr. BKM Institute. And so I'm putting I'm kind of making you unmute so you can ask your doubts, and also we'll stop the recording. This is again Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute's contact number is +917696734256. Thank you.